हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से। आज हम जो है एक नए चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, कुछ स्टेटमेंट वाइज हैं। जो जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी प्री हो, मेंस हो, जो भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज आर्टिकल फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब एज एन इंडिया एज ए इंडिया। इंडिया को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया है आर्टिकल फर्स्ट ने। आपने अगर ये चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा तो इसमें लिख रखा है इंडिया, जो कि भारत दैट इज भारत क्या है, ए यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। ये फ्रेज उसमें ऐड है आर्टिकल फर्स्ट में। ठीक है, इसमें फर्स्ट में नेम एंड इट्स टेरिटरी, ये भी आता है, इस टेरिटरी। ठीक है, स्टेट्स के नेम और क्या कितनी टेरिटरी होगी। इट्स आंसर इज सी। ओके, फेडरेशन ऑफ स्टेट ये यूएसए का कंसेप्ट है। ठीक है, यूएसए का कंसेप्ट है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रेफर यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो जैसा मैंने बताया, यूनियन ऑफ स्टेट इसलिए प्रेफर किया गया ताकि, क्योंकि देखो, जो यूएसए है उसकी जो स्टेट्स हैं, मतलब कितनी स्टेट है उसके पास, 50 स्टेट्स है। आप सभी को पता होना चाहिए, 50 स्टेट्स हैं, वो सभी के सभी जो है किसी ने एक एग्रीमेंट के तहत जो है वो जुड़ी हुई है यूनियन के साथ। पर हमारा तो कोई स्टेट के साथ, हमारा यूनियन के साथ कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। इस प्रकार से उनको जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं उन्होंने कहा यूनियन ऑफ स्टेट, किसके ऊपर, फेडरेशन ऑफ स्टेट के में। तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। एक चीज और बताता हूँ इसमें कि ये इसलिए भी कहा क्योंकि ये इनडिस्ट्रक्टेबल है। ठीक है, इनडिस्ट्रक्टेबल है ये स्टेट, ये अपने आप से अलग नहीं हो सकती हैं यूनियन से। ठीक है, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन यूएसए में तो ऐसा कंसेप्ट है कि वो जब चाहे एग्रीमेंट मतलब समाप्त कर ले तो वो अलग हो सकती है। ड्यू टू द हिस्टोरिकल रीजन, नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज स्टेट आर फॉर्म थ्रू आउट द म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो ये मैंने बताया कि ये तो यूएसए का कंसेप्ट है। और इट टू एम्फेसाइज द इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी, ये है। ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी है जो कि अलग नहीं हो सकती है। टू प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू द स्टेट, नहीं, ऑटोनॉमी दे देंगे तो फिर तो जो है स्टेट अपनी मनमानी करता है। तो क्योंकि जो स्टेट है उसको पावर कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑब्वियसली बात है। यूनियन को भी अपनी पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैटेगरीज कैन बी टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट के तहत जो भारत की जो टेरिटरीज है उनको कितने कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है, 2 में, 3 में, 4 में या 5 में। तो इसका राइट आंसर है आपका 3। देखो, सबसे 3 में पहले कौन सा आता है, स्टेट, पहला स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरी, तीसरा है जो एक्वायर्ड की गई है, एक्वायर्ड जो टेरिटरीज होंगी। ठीक है, एक्वायर्ड टेरिटरीज या फ्यूचर में जो की जाएंगी। तो 3 प्रकार से इसको बांटा गया है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, ये 2015 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी का, हो सकता है कि एसएससी भी पूछ ले या और एग्जाम्स में भी। तो प्रोविजन ऑफ 5th और 6th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे रिलेटेड या किससे रिलेटेड है ये। मेड इन ऑर्डर, बात वही है। द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, क्या जो शेड्यूल ट्राइब होती है हमारी, ठीक है, जो उनको प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। डिटरमाइन द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज जो होती हैं स्टेट्स के बीच में उनको पता लगाना या डिटरमाइन करना। डिटरमाइन द पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, या प्रोटेक्ट करना जो इंटरेस्ट होते हैं, हित होते हैं ऑल द बॉर्डर ऑफ स्टेट। तो ये जो आप देख रहे होंगे, तो ये 5th और 6th जो है आपके, ये ट्राइबल से है। ठीक है, इसको देखना मत, ये काट देना। तो ट्राइबल के जो इंटरेस्ट होते हैं आपके, जो शेड्यूल ट्राइब के, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। Next question, the following states were created after 1960. Arrange them in ascending chronologically order of their formation. तो 1960 के बाद जो भी हमारे राज्य बने उनको chronological order में लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा। तो हरियाणा जो है आपका 1966 में बना था 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर को। और कितनी स्टेट्स में अलग हुई थी याद रखना, अगर कभी आ जाए तो। पंजाब हरियाणा अगर कई बार पूछा जा सकता है, पंजाब हरियाणा जो स्टेट थी वो अलग कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1966 को। और हिमाचल प्रदेश था, फिर इसको याद रखना। फिर सिक्किम की बात करें तो 1975 में, 1975 में। नागालैंड की बात करें तो 1963 में। और मेघालय की बात करें तो 1972 में। तो इसके साथ 2-3 स्टेट भी थी, जैसे मणिपुर, मणिपुर, ठीक है, और त्रिपुरा।
याद कर लेना, आ सकता है। तो अब बात करें तो असेंडिंग में तो सबसे पहले आएगा आपका नागालैंड, तो है कहीं देखो तीसरा ये रहा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, बाकी तो आपका गया। सो 314 ये है ना, 360 में 1, फिर आपका 4 और 5। सो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच आर्टिकल गिव पार्लियामेंट पावर टू एडमिट और स्टैब्लिश अ न्यू स्टेट। तो कौन सा आर्टिकल जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो या तो किसी नए स्टेट को एडमिट करे या एक नई स्टेट क्रिएट करे। तो देखते हैं चलो इसको। तो सबसे पहले हम मतलब कोई भी अगर देखो सबसे पहले ये होता है कि आपको हर ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। कम से कम मान लो 50% पता हो या 75% पता आपको होना चाहिए, ताकि एलिमिनेशन टेक्निक इसमें लग पाए। तो मैं तो हर एक ऑप्शन आपको बताऊंगा। देखो आर्टिकल फर्स्ट जो है ये कहता है, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि नेम ऑफ स्टेट, ठीक है, नेम ऑफ स्टेट और या फिर टेरिटरी का, ठीक है, टेरिटरी का नेम हो। यहाँ तक मैंने ये भी बताया था कि इसमें ये था कि इंडिया, जो कि दैट इज भारत, जिसे भारत कहा गया है, वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये तो इसमें है, ठीक है। सेकंड जो हमारा आता है इसमें आता है कि एडमिशन, क्या, एडमिशन या स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, या नई स्टेट को गठन करना हो या फिर बनाना हो। तीसरा कहता है कि एडमिशन सेम एस्टेब्लिश करना हो, या जो स्टेट आपकी करंट है उसमें अलर्ट करना हो, अलर्ट मतलब चेंज, ठीक है, चेंज करना हो मतलब घटाना हो या बढ़ाना हो। तो इस प्रकार से फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है कि लॉ मतलब कानून, जो सेकंड और जो थर्ड है, मतलब जो सेकंड और थर्ड जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसमें नई स्टेट बनाई जाती है और जिसमें एक स्टेट है उसको घटाया बढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसको अमेंड किया जा सके। क्या किया जा सके, अमेंड किया, अमेंड मतलब बदलाव किया जा सके इनमें स्टेट्स के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा बात करें, इसमें फर्स्ट और जो फोर्थ शेड्यूल है आपका, उसमें भी बदलाव किए जाते हैं इस आर्टिकल के तहत। और फर्स्ट किससे रिलेटेड है मैंने अभी बताया, फोर्थ रिलेटेड है आपका शेड्यूल जो राज्यसभा में सीट्स होती हैं आपकी, ठीक है, राज्यसभा में जो सीट्स होती हैं उससे रिलेटेड है। तो आई होप दैट इसमें क्या है, पावर टू एडमिट एस्टेब्लिश्ड ए न्यू स्टेट। सो क्या एडमिशन, सॉरी, एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ऑब्वियसली बात है यही होगा इसमें, ठीक है। सो आई होप दैट आपको समझ ये नहीं है, क्योंकि इसमें अलर्ट है, इसमें चेंज करना आ गया। इसने खाली पूछा है कि स्टैब्लिश करना है न्यू स्टेट का, ठीक है। सो एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। सो आर्टिकल नंबर सेकेंड। सो आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है, अब ये पंचायत से रिलेटेड आ गया। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू मेंबर ऑफ पंचायत। तो अगर मैं पंचायत का मेंबर आपको बनना है, क्या 25 साल उम्र होनी चाहिए मिनिमम। देखो आगे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिजोल्यूशन कंटिन्यूस ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड ऑफ टाइम। कि कहता है कि अगर पंचायत जो है अपने समय से पहले ही डिजोल्व हो जाए, भंग हो जाए, तो क्या वह अब जितना निर्धारित समय है, क्या मतलब अगर कोई नई बनती है पंचायत या कोई नया गठित होती है, क्या वो उस क्या नाम है बचे हुए समय तक ही रहेगी। तो ये बिल्कुल ठीक है कि भाई मान लो अगर 5 साल की है, मान लो 5 साल का कार्यकाल होता ही है, तो अगर मान लो 4 साल में वो भंग हो गई और बच गया 1 साल, अब कोई कोई नया बनता है इसमें तो वो 1 साल ही रहेगा, ठीक है। तो दूसरा है कि अब 25 साल नहीं, 25 नहीं होता इसका, 21 साल होती है उम्र। 25 तो आपकी होती है लोकसभा की, और 30 साल होती है आपकी राज्यसभा की, इसको याद रखना। सो सेकंड तो नहीं है, नहीं सॉरी फर्स्ट तो नहीं हो सकता, सेकंड है। तो ये यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन आया, तो हो सकता है कि आपके एसएससी मेंस में भी क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और अलर्टेशन ऑफ एरिया। तो अभी जैसे मैंने बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अब देखो उसमें मैंने बताया था कि नई स्टेट स्टेब्लिश करनी है तो आर्टिकल सेकंड, लेकिन जब अलर्टेशन, जब आपको बदलाव करना हो, जिसमें अगर एरिया है कोई स्टेट उसको बढ़ाना हो या घटाना हो, तो आर्टिकल थर्ड, ठीक है। और भी देख लो, जैसे फोर्थ है, फोर्थ तो आपका सिटीजनशिप से है, यहाँ से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो भाई ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 से 11 तक होता है, ठीक है। सो सेकंड नहीं हो सकता और फोर्थ नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन अंडर द आर्टिकल 3 फॉर अलर्टिंग और बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। कौन सा नहीं है अगर हम आर्टिकल 3 में कुछ चेंजमेंट करते हैं। तो क्या ए, बिल इंट्रोड्यूस विद प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, बिल्कुल ठीक। कंसेंट ऑफ ऑल द अफेक्टेड एरिया,
प्रेसिडेंट रेफर्ड बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर, या पार्लियामेंट नॉट बाउंड बाय व्यूज ऑफ स्टेट। तो देखो सही है ये, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है बिल को कि भाई इंट्रोड्यूस किया जाए, और कंसेंट ऑफ ऑल द अफेक्टेड नहीं, क्योंकि इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए, प्लस में हाफ कंसेंट चाहिए, मतलब सभी की रजामंदी नहीं, सिर्फ हाफ, आधे स्टेट्स की। क्योंकि आप जब संघीय ढांचों में बदलाव करते हो तो उसमें तो ये स्पेशल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि उसमें हाफ ऑफ कंसेंट ऑफ स्टेट ही काफ़ी है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी में यही होता है। बाकी तो यही ये मतलब नोट पूछा था, ये ठीक हुआ, बाकी सब क्या है आपके ऑप्शन नहीं होंगे। वैसे ठीक है, लेकिन इसमें नोट पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास टू ट्रांसफर द बेरूबारी यूनियन टू पाकिस्तान। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है बेरूबारी यूनियन को ट्रांसफर किया गया था पाकिस्तान। ये एक केस हुआ था 1960 में, ठीक है। तो किस में कब हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेवंथ कौन सा है। तो सेवंथ जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 में हुआ था, जिसमें जैसे गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए, ठीक है, लिंग्विस्टिक आधार पर। फिर 36 में आपका क्या है, इसमें सिक्किम आपका जो स्टेट है वो 22वां बना था, ठीक है, इसको याद रखना सिक्किम। फिर 9th में हुआ था आपका जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लैंड ट्रांसफर हुआ था वो इसी केस में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखना, 1960 में हुआ था ये। फिर जो 15 आपका अमेंडमेंट हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी जो पावर्स हैं उसको बढ़ाया गया था बियॉन्ड, ठीक है, मतलब कुछ एक्सटेंड किया गया है इसमें। और मतलब कर सकते हैं, उनका जो ज्यूरिडिक्शन होता है वो, मतलब ज्यूरिडिक्शन जो होता है उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 15 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत। तो लेकिन हमारा क्वेश्चन तो ये है कि बेरूबारी यूनियन जो है किस अमेंडमेंट के तहत हुआ था, तो वो था 9th, इसको याद रखना। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ 100th, मतलब 100वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2015 में, संशोधन, जो संवैधानिक जो संशोधन हुआ था, तो किससे रिलेटेड है। तो ये काफ़ी बार न्यूज़ में भी रहा था, अगर आपने इसको फॉलो किया हुआ। तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश में उस समय पे शेख हसीना की सरकार थी और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो इसमें एक्सचेंज हुई थी टेरिटरीज, जो कुछ लैंड थी जो काफ़ी सालों से डिस्प्यूट चल रहा था, तो इसमें एक्सचेंज हुआ था लैंड का, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ नई स्टेट नहीं, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री विद नेपाल नहीं, बांग्लादेश के साथ वो हुआ था, टेरिटोरियल एक्सचेंज हुआ था। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट तो नहीं था। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एग्जिस्ट इन इंडिया एज ऑफ 2029। कितने हैं आपके। तो इसका ए 29 स्टेट या 7 यूनियन टेरिटरी, 28 स्टेट या 8 यूनियन टेरिटरी, 27 स्टेट या 8 यूनियन टेरिटरी, या 30। तो 30 तो बिल्कुल नहीं है। तो देखो 2019 में आपको पता होगा जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल लेके आए थे, तो उसके तहत इसका 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन द साइज दैट देन द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट पर्टिकुलर। तो कहता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग होती है, मतलब विधान परिषद, एक तो विधानसभा होता है जिसमें असेंबली होती है, तो विधान परिषद क्योंकि काउंसिलिंग है। तो क्या कहते हैं, क्या वो कैन बी लार्जर हो सकता है इन द साइज देन द हाफ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या उसके आधे के बराबर हो सकता है या उससे ज़्यादा नहीं। ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो हाफ मतलब 1/3 होती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के। ये जो काउंसिलिंग जो होती है वो 1/3 होती है। तो क्या अब होता है सेकंड, गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। नहीं, वो गवर्नर नॉमिनेट नहीं करता है, वो वहीं से लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग से ही आपके वोटिंग होती है और उसको चुना जाता है। तो यूपीएससी 2015 क्वेश्चन था, ये नहीं है, ये भी नहीं है, बोथ भी नहीं है, तो डी। आई होप दैट आपको समझ में आ रहे होंगे, काफ़ी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो इसमें नॉलेज आपको थोड़ा बहुत चाहिए, हल्का फुल्की। Next question 13. Which commission was formed in 1953 to recommend reorganization of state on the linguistic basis? So 1953 में कौन सा कमीशन गठित हुआ था जिसमें मतलब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइज किया जाए किस प्रकार से, भाषा के आधार पर। क्या फैजल अली कमीशन था, या जेवीपी कमेटी थी, या सरकारिया कमीशन था, या दार कमीशन था। तो देखो फैजल जो एक एक करके बात करते हैं। जैसे सरकारिया कमीशन है, तो सरकारी कमीशन तो स्टेट और सेंटर के रिलेशन के ऊपर थी, तो ये कोई लिंग्विस्टिक आधार पे नहीं थी।
तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। और बच की आपकी जेवीपी कमेटी और दार कमीशन, ये भी बिल्कुल थे। जैसे ये फैजल अली कमीशन, ये तीनों के तीनों जो हैं जो आपकी बात करें लिंग्विस्टिक आधार पे ही थी, मतलब कि भाई कैसे स्टेट में जो स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन है किस प्रकार से किया जाए। तो लिंग्विस्टिक आधार पे इस कमेटी ने भी लिंग्विस्टिक आधार पे दिया था और दार ने भी, लेकिन इनकी रिजेक्ट हो गई थी, ठीक है। लेकिन फैजल अली कमीशन जो था उसको माना गया था, तो उसी के हिसाब से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल लेके आए थे 1956 में, ठीक है, 1956 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लैंग्विस्टिक स्टेट, तो पहला कौन सा लैंग्विस्टिक स्टेट था जो अलग हुआ था? केरला था, आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु था, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर इज पी, सो आंध्र प्रदेश। और ये किससे हुआ था? तेलुगु स्टेट, ठीक है, तेलुगु आपके ये जो तमिलनाडु और ये कुछ हिस्सा जो है, ठीक है। सो वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, इसका पहला ये आपका लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पर क्रिएट हुआ था, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो कहता है कि मूलभूत काम क्या है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का है, तो इसमें कुछ आपको स्टेटमेंट दी गई हैं। देखो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इसी प्रकार से आ सकते हैं, और जो आपकी एसएससी अगर मेंस लेता है तो कहीं ना कहीं से तो उठाएगा ही। तो ये यूपीएससी 2015 क्वेश्चन था। तो देखो, अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मतलब जब ये आया था 1992 में, जब 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जब उस समय पे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, ठीक है, इसको 73rd लिख लें, 73rd एंड 74, तो वही लेके आए थे। और इनका मेन मकसद था कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है, डिसेंट्रलाइज किया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन हो, ठीक है, ताकि जो पॉलिटिकल विल या पॉलिटिकल जो पावर है वो मतलब ग्रास रूट लेवल तक जाए, ठीक है। तभी तो इसको लेके आए थे पॉलिटिकल जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो इसका मेन मकसद क्या था? पीपल पार्टिसिपेशन, बिल्कुल ठीक है, पीपल पार्टिसिपेशन बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हो, डेमोक्रेटिक का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, बिल्कुल था। क्या फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन था? नहीं, ये नहीं था। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन तो फिर स्टेट का काम होगा ना, पैसे को इधर उधर करना, या फाइनेंशियल किस प्रकार से पैसे का जो या मनी का जो मतलब मेन है, बजट से रिलेटेड है। तो ये तो नहीं था, ठीक है। हाँ, इनके पास एक काम जरूर होता है कि ये इनको जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पावर देती है कि आप अपना जो मतलब अगर आपको कहीं से पैसे अगर मान लो लेने हैं या फिर डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं से, तो वो टैक्स लगा सकते हैं हल्का फुल्का इनके ऊपर, जैसे मान लो सफाई के लिए टैक्स लगा दिया या वाटर के लिए, तो इस प्रकार से। तो 4 नहीं है, नहीं है, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्रिएट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ पोंडुचेरी, तो कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है पोंडुचेरी को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था? क्या वो 10th अमेंडमेंट था, 12th, 14 या 15? तो एक एक करके बात करते हैं। जो 10th अमेंडमेंट था उसमें आपका दादर नागर हवेली जो है, दादर एंड नागर, ठीक है, हवेली, सो इसमें इंक्लूड किया गया था 10th अमेंडमेंट में, और ये आपकी थी 7th यूनियन टेरिटरी। अगर हम 12th की बात करें तो इसमें गोवा, ठीक है, दमन दीहू, दमन एंड दीहू, तो इसको इंक्लूड किया गया था, ये आपका 8th यूनियन टेरिटरी। सो इसमें पोंडुचेरी की पूछा है तो पोंडुचेरी था आपका 14। और 15 में क्या था कि इसमें जो हाई कोर्ट्स की पावर होती हैं, जो राइट्स पावर होती है ना, राइट्स पावर, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, तो इस ये जो आपकी राइट्स है इनको एक्सपेंड किया गया था। और इसके अलावा कि मतलब एक्सपेंड इन द सेंस कि जो ज्यूरिडिक्शन होता, ज्यूरिडिक्शन मतलब जैसे स्टेट तक, जैसे स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है तो उसका जो ज्यूरिडिक्शन होती है, जो पावर होती है हाई कोर्ट की, वो उसी स्टेट तक लागू होती है। लेकिन कुछ बात करें कुछ केसेस में उसको बढ़ाया भी जा सकता है, मतलब लिमिट करके, लेकिन वो लिमिट में होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इसी के अंदर, उनकी जो एज की रिटायरमेंट थी वो 60 से 62 की गई थी, 60 से 62, तो ये याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या है पुंडुचेरी वाले का? ये था 14, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है विच एक्ट रीऑर्गेनाइज्ड स्टेट एक्सटेंसिवली इन 1956, सो 1956 में कौन सा एक्ट लेके आए थे? तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट, स्टेट यूनिफिकेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, या फेडरल? तो इसमें था आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक आधार पर जो है स्टेट्स को क्या किया गया था, रीऑर्गेनाइज किया था। जैसे गुजरात एग्जांपल मैंने बताया था, गुजरात और महाराष्ट्र को अलग किया गया, ठीक है। सो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, आई होप दैट आपको समझ में आ रहे होंगे, और इस प्रकार से आप इनको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर इन विच फॉलोइंग स्टेट वर क्रिएटेड इन इंडिया
फ्रॉम फॉर गिवन बिलो। तो अब इसमें आपको बताना है कि जो स्टेट आपकी बनी थी कौन कौन सी ईयर में बनी थी, मेनली तो क्वेश्चन यही है। तो अब आपको अगर ईयर्स पता है तो अच्छी बात है। तो देखो, आंध्र प्रदेश जो मैं आपको बताया था कि पहला जो देश था जो पहला स्टेट था जो लिंग्विस्टिक आधार पर अलग हुआ था, तो 1956 में था, ठीक है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था। और ये हिमाचल और ये जो आपका हरियाणा था या पंजाब थे, ये अलग हुए थे 1966 में, ठीक है, 1 नवंबर को। और सिक्किम का है 1975। तो देख लो इसमें है कहीं स्टार्टिंग तो 1 से ही करनी पड़ेगी। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो 1 है, लेकिन 3 आपका आता है 96। सो फिर ये, सो 1, तो आप 1 सेकंड थर्ड 4, 1 2 3 4, ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए। आई होप दैट आपको मजा तो आ रहा होगा इस जो पेपर या फिर जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो रही होगी। सो लास्ट क्वेश्चन है आपका, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इंडिया इज नॉट ए फेडरेशन। सो असर्शन तो ये कहता है कि मतलब क्या इंडिया इज नॉट ए फेडरेशन। सो हमने अभी तक जाना कि इंडिया एक क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है। सो ये तो कथन ठीक है, चलो। यूनियन पार्लियामेंट जो है के पास पावर जो होगी मतलब बदलने की एरिया की या बाउंड्रीज की या मतलब किसी स्टेट की, वो मतलब विदाउट एनी कंसेंट, मतलब क्या वो स्टेट से कंसेंट भी नहीं लेगी इस चीज़ को लेकर कि भाई किसी स्टेट का नाम बदला जा रहा है या चेंज किया जा रहा है। नहीं, ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि बिना, हमने देखा था कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए अगर आपको चेंजमेंट करनी भी है स्टेट के अंदर। जैसे 2/3 मेजोरिटी चाहिए, प्लस में हाफ ऑफ स्टेट कंसेंट चाहिए, मतलब हामी चाहिए। क्योंकि देखो अब इसके लिए बिल लाया जाता है, अगर ये चेंज की जाती है, बिल लाया जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा से फिर जाता है लोकसभा में। लोकसभा में पास होने के बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास, तब ये होता है। तो ये तो कथन बिल्कुल गलत है। सो इसका क्या हो सकता है, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, आंसर इज सी। सो आई होप दैट आपको ये जो सेशन है पसंद आया होगा, और मेरे जो भी क्वेश्चन है आप कर पाए होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी चाहिए और थोड़ा बहुत मतलब कॉमन सेंस की बात करें या थोड़ा सा, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सो आई होप दैट आपको ये सेशन पसंद आया, और इस तरह के और भी क्वेश्चन जो है मैं हमेशा डेली लाता रहूँ, क्योंकि अब मैं एक पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें 20 22 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके स्टेटमेंट वाइज भी होंगे, प्लस आपके वन लाइनर क्वेश्चन भी होंगे। इसके अलावा मैं कंटेंट लेके आऊँगा इसमें आपका जो थियोरटिकल होता है, ठीक है। सो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।